यहाँ पे मैं उन इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। आपका मॉडल सेम रहेगा हमेशा आंसर लिखने का, किसी भी इंडस्ट्री में आए, ठीक है। हमने मॉडल डिस्कस किया था, पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं इंट्रोडक्शन में, मतलब हमारी जो इन्फॉर्मेशन का मॉडल है वो भी सेम रहेगा। इंट्रोडक्शन अबाउट एन इंडस्ट्री एट द गिवन इंस्टेंट, नंबर 1। सेकेंडली उसके बारे में जो भी उसके रिलेटेड फैक्ट्स हैं, हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, उसका चेंजेस क्या क्या आए उसमें आपको पता होने चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमी में, वी सॉ यस्टरडे इंपॉर्टेंस, एंड देन फाइनली उसके बाद उसमें चैलेंजेस क्या हैं उस इंडस्ट्री के, रिसेंटली अकर इंसिडेंट्स रिगार्डिंग दैट इंडस्ट्री, ठीक है। उसमें कुछ रिसेंटली क्या WTO ने कुछ बोला है सब्सिडीज के रिगार्डिंग, क्या फिशरीज में कोई कंटामिनेंट मिला है, या फिर क्या ऐसा हुआ है कि टी इंडस्ट्री में कोई इश्यूज आ रहे हैं अभी के फिलहाल में, क्योंकि दैट बिकम्स द हॉट टॉपिक ऑफ द यूपीएससी, राइट। करंट के मद्देनजर रखते हुए एक छोटा सा हो सकता है टॉपिक हो, लेकिन हमें उसकी पूरी होलसोल हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पता होनी चाहिए, इकोनॉमी भी खास तौर पर, राइट। तो हम उन सभी एस्पेक्ट के बारे में क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो अगर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन एज अ क्रॉप के बारे में बात करें तो कॉटन किस कैटेगरी की क्रॉप आती है? खरीफ या रबी? खरीफ क्रॉप बोलते हैं कॉटन को, ठीक। तो कॉटन, अगर आप कॉटन एज अ क्रॉप, इफ यू टॉक अबाउट कॉटन एज अ क्रॉप पर से, तो कॉटन क्रॉप कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द खरीफ क्रॉप। दो तरह के क्रॉप सिस्टम होते हैं, इन जनरल 3 तरह के क्रॉप सिस्टम होते हैं, खरीफ सिस्टम, रबी सिस्टम और ज़ैद सिस्टम। खरीफ सिस्टम जो कि मानसून डिपेंडेंट है, एंड रबी सिस्टम जो कि विंटर जनरली करते हैं, और ज़ैद सिस्टम जो इन दोनों के बाद में एंड में आता है, ठीक है, जिसमें कि जनरली वाटरमेलन, वेजिटेबल्स वो सब हम लोग ग्रो करते हैं। खरीफ सिस्टम क्रॉप्स के बारे में थोड़ा सा अगर बात कर लें तो खरीफ सिस्टम क्रॉप्स के एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, राइस, ठीक है, राइस है, जूट है, राइट। तो ये कॉटन है, क्या है खरीफ सिस्टम के। रबी सिस्टम का वीट है, वीट इज अ गुड एग्जांपल, राइट। और ज़ैद सिस्टम के एग्जांपल क्या ले सकते हैं? वेजिटेबल्स, वाटरमेलन, कुकुम्बर, ऑल दोस थिंग्स आर द रबी सिस्टम। तो देखिए, कॉटन इंडस्ट्री के बारे में जनरल फैक्ट के बारे में बात करें तो आप बिल्कुल आंख बंद करके एक फैक्ट याद रखिएगा कि जो हाईएस्ट कल्टिवेबल लैंड है 38% ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द कॉटन इंडस्ट्री ओनली। इंडिया दोनों तरह के कॉटन बना रहा है, शॉर्ट स्टेपल एंड लॉन्ग स्टेपल, ठीक है। कॉटन और कॉटन जो इंडस्ट्री है उसके लिए क्लाइमेट कंडीशन कैसी चाहिए? क्लाइमेट कंडीशन उसके लिए ह्यूमिड होनी चाहिए, राइट। ह्यूमिड कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। कॉटन को कोई अगर बोलेगा तो कॉटन के लिए हम बात करेंगे, कॉटन इज अ बेसिकली सेमी एरिड क्रॉप अगर हम उसको बोलेंगे, और ह्यूमिड एरियाज की क्रॉप है, राइट। और मोस्टली रेनफेड एरियाज में ग्रो की जाती है जहां पे रेनफॉल का सिस्टम ज्यादा है। और इंडिया में हम जानते हैं मोर देन 60% एरियाज आर व्हाट, जो मोर देन क्रॉपिंग सिस्टम है वो कैसा है? रेनफेड है, रेन डिपेंडेंट है, ठीक है। और रेन डिपेंडेंट सिस्टम की होने की वजह से कॉटन को हम रेनफेड एरियाज में ग्रो करते हैं। अब देखिए, कॉटन के बारे में अगर बात करें तो इंडिया जो है ना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन में, दैट इज फर्स्ट इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन। और कंज्यूमर की बात करें तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर, शॉर्ट स्टेपल, लॉन्ग स्टेपल दोनों प्रोड्यूस करता है। कॉटन पे क्वेश्चन आया है तो हमें उसके टेम्परेचर और रेनफॉल पता होनी चाहिए। क्या होगा? जनरली 20 to 30 के आसपास टेम्परेचर रहना चाहिए और रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर एवरेज रहनी चाहिए, राइट। उसको अगर हम बोलेंगे तो ट्रॉपिकल क्रॉप बोलेंगे, जनरली इट इज ग्रो इन द ट्रॉपिकल एरियाज एज वेल एज वी कॉल इट एज अ क्रॉप ऑफ द सेमी एरिड एरियाज। और फ्रॉस्ट को ये जो क्रॉप है ये झेल नहीं पाता। क्यों नहीं झेल पाता? बिकॉज ये जो क्रॉप है, अगर इसको एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर सब्जेक्ट किया जाएगा तो इसकी ग्रोथ जो है वो क्या होगी? हैम्पर हो जाएगी, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, राइट। इंपॉर्टेंस की बात करें तो लगभग 60 मिलियन पीपल को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, इट इज डायरेक्टली प्लस इनडायरेक्टली, कॉटन इज एम्प्लॉइंग दिस मेनी पीपल। एंड जीडीपी में अगर देखें तो लगभग 4% कॉन्ट्रीब्यूशन आता है किसका? कॉटन का। मतलब अगर आप इसको ऐसे मान के चलिए कि टोटल जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज अ 4% इन टर्म्स ऑफ टोटल अवेलेबिलिटी, राइट। और अगर टोटल क्रॉप एरिया की बात भी करेंगे तो दैट इज ऑल्सो 4%, ठीक। और अगर कॉटन के बारे में बात करें डिस्ट्रीब्यूशन से पहले कि क्या हिस्ट्री है कॉटन की, मतलब हाउ द कॉटन गॉट डेवलप्ड इन अवर कंट्री और लेट्स से इन द वर्ल्ड। तो कॉटन देखिए, एंशिएंट इंडिया में की अगर हम बात करेंगे तो एंशिएंट इंडिया में कॉटन की जो टेक्नोलॉजी थी बहुत ही प्रिमिटिव थी, मतलब हथकरघे इस्तेमाल किया करते थे, राइट। और हैंडलूम्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वो पड़ता था हमको, मतलब हथकरघे वैसे बनाना टाइम टेकिंग था। आज भी अगर आप कहीं देखेंगे, फॉर एग्जांपल बनारसी जो साड़ी हैं, बनारसी साड़ी काफ़ी हैंडलूम से बन रही हैं, राइट। तो वो कैसे? हथकरघे से बनती है। इट टेक्स अ थ्रेड बाय थ्रेड टू जनरेट वन शीट, ठीक। तो टाइम टेकिंग था, रिसोर्स टेकिंग था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी था। बैच प्रोडक्शन था, क्यों? क्योंकि एकदम मास प्रोडक्शन के लिए आपको डेडिकेटेड चेन चाहिए होती है, यू नीड अ प्रोडक्शन लाइन, बट वो ऐसा नहीं था। तो इट वॉज अ बैच प्रोडक्शन, इट वॉज अ प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। तो फिर कॉटन में इतना डेवलपमेंट हुआ कैसे? कॉटन को फिलिप देने वाला था कौन? ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो प्री ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने तो आगे टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज किया। लेकिन उससे भी पहले ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने ही कॉटन को एक नया रूप दिया। उससे भी पहले अगर आप बात करें ना, प्री ब्रिटिश एरा से पहले भी, तो प्री ब्रिटिश एरा में भी कॉटन के अलग अलग स्पेशल सेंटर्स हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ढाका यानी कि बांग्लादेश, उसकी एक कॉटन की वैरायटी होती थी म्यूस्लिन,
सिमिलरली मसूलीपट्टनम जो एरिया था उस टाइम पे, दैट इज चिंजे वॉज द वेराइटी, कैलिकोस ऑफ द कैलिकट एंड गोल्ड रॉड कॉटन फॉर द बुरहानपुर रीजन। तो ये डिफरेंट वेराइटीज़ हुआ करती थी उस टाइम पे भी। लेकिन ये हुआ कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज होने के चक्कर में कॉटन का मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया और एक हैवी सेट ऑफ द कॉटन का प्रोडक्शन निकल के आता है, राइट। और क्वालिटी और डिज़ाइन के लिए वडोदरा और सूरत दे वर कॉल्ड एज द कॉटन सेंटर्स, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने क्या किया, एक रेवोल्यूशन लाए कॉटन में। तो दिस वाज द प्री ब्रिटिश एरा स्टोरी। ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी स्पीड से बढ़ती है। उसका कारण क्या था, व्हाट वाज द रीजन ऑफ दैट? कैन वी से कि डिमांड इज वॉज द फर्स्ट रीजन, डिमांड बहुत ज़्यादा थी ब्रिटिशर्स की। हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, द पॉलिसी वॉज टू मेक द इंडिया एज अ सेंटर ऑफ रॉ मटेरियल ओनली, ठीक है। मतलब आप परचेज करेंगे वहाँ से रॉ मटेरियल और वहाँ पे थ्रो कर देंगे फिनिश गुड, लेकिन सारी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हो रही थी, ब्रिटेन में हो रही थी, राइट। तो उनके लिए इंडिया एक तरीके से रॉ मटेरियल का हब बन गया था, खरीदते जाइए। तो उसके लिए उनको क्या करना था, उसके लिए उनको कल्टिवेशन बढ़ानी थी। सो दे इम्प्रूव द वेराइटी ऑफ द सीड्स, दे इन्फ्यूज लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एंड दे इंट्रोड्यूस रेलवेज ऑल्सो। उससे क्या हुआ, द कॉटन प्रोडक्शन रीच्ड टू एरियाज दोज वर नॉट एक्सप्लॉइटेड, वहां तक कॉटन प्रोडक्शन पहुंचता है और उसकी वजह से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स की पॉलिसी पता लगने लगी कि धीरे धीरे कि हाँ एक्सप्लॉइट कर रही है, तो क्या होता है, जागते हैं मॉडरेट्स, जागते हैं रेवोल्यूशनरीज, जागते हैं और फाइनली क्या होते हैं, मूवमेंट्स चलती हैं। स्वदेशी मूवमेंट ने क्या कहा, नहीं जो भी बनेगा इंडिया का होगा, हम बाहर से कुछ नहीं लेंगे। तो उसने भी कॉटन को क्या दिया, फिलिप दिया। तो रेलवेज का तो डेवलपमेंट था ब्रिटिशर्स की तरफ से, लेकिन स्वदेशी मूवमेंट ने इंडियन कॉटन को फिलिप दिया और उसके कारण क्या हुआ, इंडियन कॉटन को पुश मिला और फिर से क्या हुआ कि कॉटन मिल्स डेवलप होती हैं। कहाँ कहाँ पे, कोलकाता में, वडोदरा में और नागपुर में नई नई मिल्स डेवलप होती हैं। और उन मिल्स के डेवलपमेंट की वजह से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट काफ़ी आता है। अभी इन्वेस्टमेंट में इंडियन इन्वेस्टर्स भी थे और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी थे, ठीक है। और जब कॉटन इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम बात करते हैं तो हम एक बात ज़रूर ध्यान रखते हैं कि कॉटन इंडस्ट्रीज़, कोई भी इंडस्ट्री वहाँ मूव करती है जहाँ पे कहाँ क्या होता है, मार्केट होती है, कैपिटल होती है, पावर होती है। ऐसे ही कॉटन इंडस्ट्री ने भी मूव किया साउथवर्ड। जिस क्या कारण था, क्योंकि हाइड्रो पावर डेवलप होती है साउदर्न इंडिया में और हाइड्रो पावर की वजह से तमिलनाडु, पैकारा लेक के बारे में कल हमने बात करी थी, ठीक है। तो कॉटन इंडस्ट्री का मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो ब्रिटिशर्स से पहले, ब्रिटिशर्स के बाद में कॉटन इंडस्ट्री को करती है। लेकिन कॉटन इंडस्ट्री को धक्का कब लगा, पार्टीशन के बाद में। कॉटन इंडस्ट्री फेल्ट हैवी सेटबैक, और कब, जब पार्टीशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि मेजर कॉटन ग्रोइंग एरियाज जो हैं वो पार्टीशन के बाद क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, बांग्लादेश में चले गए और कुछ पाकिस्तान के एरियाज। तो इस वजह से कॉटन, जब आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो हाउ डू यू डेवलप दी इंडस्ट्री। तो वहाँ पे क्या होता है, इंडिया के लिए एक बहुत करारा झटका था पार्टीशन का होना। न केवल इन दिस, बल्कि लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज वेंट इनटू द पाकिस्तान एरिया, लॉट ऑफ गुड रिसर्च सेंटर्स वेंट देयर, ठीक है, एंड लेबोरेटरीज वेंट देयर एंड इंस्टीट्यूशंस वेंट देयर। तो उसकी वजह से इंडिया को काफ़ी लॉस हुआ था, ठीक है। इट वॉज नॉट ओनली अ लॉस ऑफ the social aspect, it was not only a loss of psychological aspect, it was a loss of economic aspect also. क्यों, rivers went there, cultivated land went there। पंजाब जो है एरिया वहाँ का, वो जिसमें 5 रिवर्स बहती हैं, वो what a fertile land। मतलब if had Pakistan wanted, they would have generated marvels out of that। if the Israeli kind of technology would have been there, जो रेगिस्तान से भी क्या निकाल देते हैं, पानी निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। पार्टीशन के बाद इंडस्ट्री थोड़ा सफ़र करती है, कुछ ही मिल्स रह गई इंडिया में, लेकिन हमने उनको क्या किया, डेवलप किया, बनाते गए। और लेकिन फिर भी एक बात थी कि टेक्नोलॉजी में इतना एनहेंसमेंट नहीं किया, क्योंकि क्या होता गया कि इंपोर्ट्स एक चैलेंज था, ठीक है, कि इंपोर्ट्स बाहर से आ रहे थे तो सस्ते से। अब नेशनलिज्म की फीलिंग एक लेवल तक ठीक है, लेकिन किस किस को बताएंगे, जिसकी जेब में खाने को पैसे नहीं है वो नेशनलिज्म कैसे करेगा, ठीक है। तो उस केस में कॉटन इंडस्ट्री को इतना डेवलपमेंट नहीं फील हुआ। पोस्ट ब्रिटिश एरा में कॉटन ने काफ़ी धक्का लगा इंडिया में। लेकिन अब आज की अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो प्रेजेंट डे में, मतलब प्रेजेंट डे में कॉटन इंडस्ट्री का स्टेटस क्या है, हम देख रहे हैं कि हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, हम हर तरह का कॉटन बनाते हैं इंडिया में। इनफैक्ट इंडिया में जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो एक तरीके से कॉटन के हब बन गए। तमिलनाडु हब बन गया है, अहमदाबाद है, वो हब बन गए। अगर ब्रिटिश सेक्टर, ब्रिटिश इरा के बारे में ही बात करें तो 1854 में ना सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट कॉटन मिल मुंबई में बनाई गई, सबसे पहले। अब उसका कारण क्या था कि मुंबई में पहली कॉटन मिल को डेवलप किया गया 1854 में, ठीक है। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि आप देखिए आपकी इंडस्ट्री के लोकेशन के जो रीज़न है ना, वही यहाँ फिट हो जाएंगे। सबसे पहले क्या, मार्केट अवेलेबिलिटी, ठीक है। मार्केट से पहले रॉ मटेरियल, आपको जो अहमदाबाद और गुजरात रीजन थे वो क्या थे, वो सारे कॉटन पॉलिस होती थी, राइट, वहाँ पे कॉटन बनती थी। मार्केट मुंबई, अहमदाबाद, इन सब एरियाज में अवेलेबल थी। वडोदरा, सूरत, दे वर द सेंटर्स ऑफ द कॉटन मिल्स, ठीक है। और कैपिटल कहाँ से आ रहा था, मुंबई से आ रहा था कैपिटल, अहमदाबाद से आ रहा था, ठीक है। और जो कथियावाड़ी बिजनेसमैन थे, ठीक है, जहाँ पे मोस्टली गुजरात के ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे बहुत सारे पर्शियंस लोगों ने माइग्रेट किया और वहाँ पे उनका जो कैपिटल था वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी थे और वो कैपिटल यूज़ करने के बाद वो एरियाज डेवलप हुए। और अब देखेंगे जब भी
इंडस्ट्री होती है तो उसको अपने कुछ प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना होता है, तो मुंबई पोर्ट वाज देयर, ठीक है, मार्केट वाज देयर। और अगर यहाँ पे देखेंगे लेबर अवेलेबिलिटी, जो महाराष्ट्र के अनडेवलप्ड रीजन थे, विदर्भ रीजन जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, उस एरिया से लेबर, चीप लेबर अवेलेबल थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज थे ही नहीं। एंड देन योर सिंस दिस वाज द कोस्ट, तो यहाँ पे जितने भी यूरोपियन मशीनरीज थी दे कुड हैव बीन इजीली इंपोर्टेड, ठीक है, जितनी, भाई आपका इंडिया जो है, मुंबई है कौन सी कोस्ट पे, वेस्टर्न कोस्ट पे, ठीक, तो आपके जितने भी एक्सपोर्ट्स आते हैं, ठीक है, अगर सुएज कैनाल से होके आ रहे हैं तो मुंबई वाज द सेंटर फॉर देम। तो इंपोर्ट द मशीन वाज वेरी इजी, लेबर वाज वेरी नाइसली अवेलेबल, क्रेडिट अवेलेबिलिटी यानी फाइनेंस वाज रेडीली अवेलेबल, मुंबई पोर्ट वाज facilitating the exports and cotton producing areas were available in Gujarat and Maharashtra। तो ये कारण हुआ कि वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई और सेंट्रलाइज हो गई। और धीरे धीरे क्या किया, जब देखा कि मुंबई दूर है, अहमदाबाद बिल्कुल पास है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बच सकती है, मनी और ज़्यादा है, लेबर और भी सस्ती है, कथियावाड़ रीजन विच इज़ फर्दर लेस डेवलप, ठीक है, लॉट ऑफ ट्राइबल्स आर देयर, ठीक है, दे कैन कम, वी कैन टीच देम, दे कैन लर्न। तो उस वजह से फिर क्या हुआ, 1859 में कॉटन मिल एस्टेब्लिश होती है, कहाँ पे, अहमदाबाद में, जिसको क्या बोला गया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, राइट। तो अहमदाबाद को डेवलप होने का कारण फिर से क्या था, अहमदाबाद के डेवलप होने के बहुत सारे कारण थे। कच्छ में कोल सप्लाई थी, मार्केट अहमदाबाद तो था ही खुद, बट अहमदाबाद के आसपास जो उस टाइम पे रेल नेटवर्क डेवलप हुए, उन्होंने आसपास के रीजन को कैटर करना स्टार्ट किया। फिर किसी ने पूछा कि पोर्ट अवेलेबिलिटी वाज द इशू, तो कांडला पोर्ट वाज देयर, ठीक है, तो कांडला पोर्ट ने एक्सपोर्ट्स का ख्याल रखा। उसके बाद कैपिटल वाज अवेलेबल विद द लोकल बिजनेसमैन, और जो महाराष्ट्र के, गुजरात के बॉर्डर के जो बिजनेसमैन थे वहां भी। तो क्लाइमेट, वन मोर फैक्टर वॉज देयर, ठीक है, क्लाइमेट वॉज ऑल्सो रेडीली अवेलेबल। क्यों, क्योंकि आपके उस रीजन में, अगर अहमदाबाद रीजन की बात करें तो वहाँ पे भी क्लाइमेट कैसा है, फेवरेबल क्लाइमेट है कॉटन के कल्टीवेशन के लिए, ठीक। उसके बाद टेरेन वॉज गुड फॉर ग्रोइंग ऑफ द कॉटन, ठीक। और महाराष्ट्र, गुजरात, जो ये जो रीजन है, ये जो आपका पूरा एरिया है, जो गुजरात से स्टार्ट होता है, लोअर गुजरात से महाराष्ट्र, और थोड़ा सा जो रीजन है कर्नाटक वाला, जो महाराष्ट्र से टच होता है, ये क्यों है इतना कॉटन कल्टिवेशन के लिए फेमस, ब्लैक सॉइल, रेगर सॉइल, ठीक है, लावा सॉइल से बोलते हैं, ठीक है। जब हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म हुआ था, इंडिया जब मूव कर रहा था, राइट, 50 लगभग 200 मिलियन ईयर्स की पहले की बात है, तो उस पर्टिकुलर एज की टाइम पे वहाँ ब्लैक सॉइल का डेवलपमेंट होता है, उसकी वजह से कॉटन कल्टीवेशन वहाँ बहुत ज़्यादा हुआ और बहुत चीपर हुआ, अच्छा कॉटन ग्रो हुआ। तो लैंड गवर्नमेंट की जो पॉलिसी, उसके भी एक रीजन था, गवर्नमेंट ने क्या किया, क्रेडिट अवेलेबिलिटी वाज गिवन, ठीक है, क्लियरेंसेस वाज गिवन वेरी फास्ट, लेबर फैक्टर्स वर टेकन इनटू कंसिडरेशन कि स्ट्राइक्स, लॉकडाउन को कैसे हैंडल करना है, ऐसा ना हो कि लेबर क्लास को भी एक्सप्लॉइट किया जाए, इंडस्ट्रियल क्लास को भी लॉस हो। इट वाज अ बैलेंस विन विन अप्रोच फॉर बोथ, राइट। उसके बाद स्किल्ड लेबर वर अवेलेबल नियर बाय, इंफ्रास्ट्रक्चर वाज मेड वेरी गुड, कोल सप्लाई फ्रॉम द कच्छ एंड मार्केट वाज मुंबई एंड अहमदाबाद। तो ये इन कारणों से क्या हुआ, 1859 में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनी। अब सवाल कैसा आता है, द क्वेश्चन कम्स कि वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री kept centralized in the second half of the 19th century? Why cotton textile industry got centralized in the western part of the India in the second half of the 19th century? ठीक है, पहली बात, अगर आपको नहीं पता तो यू विल बी स्टक्ड कि वेस्टर्न इंडिया में कहाँ स्टक हुई थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वो कॉटन टेक्सटाइल तो आज हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, तो इनिशियली यू कैन सी इट वाज देयर इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया ओनली, बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट गॉट सेंट्रलाइज्ड एयर, ठीक है, वहाँ पे रही। लेकिन आज क्या ऐसा है, आज तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिसेंट्रलाइज्ड है। टुडे दैट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज डिसेंट्रलाइज्ड, इट इज नॉट सेंट्रलाइज्ड, इट हैज मूव टू साउथ इंडिया, ठीक है, इट हैज मूव टू ईस्टर्न इंडिया ऑल्सो, राइट। तो कॉटन टेक्सटाइल के सेंटर भी हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे होते हैं वर्ल्ड में। तो कॉटन टेक्सटाइल तो डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइजेशन का कारण ये था, डिसेंट्रलाइजेशन का कारण हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं सबसे पहले कि कॉटन के चैलेंजेस क्या हैं इंडस्ट्रीज में, कॉटन इंडस्ट्री को क्या क्या चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको इग्नोर मार दीजिए, जरा सोच के बताइए क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी तरफ से इनपुट आना चाहिए। व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री? अरे सबसे पहले रॉ मटेरियल होना चाहिए ना प्रॉब्लम। अगर रॉ मटेरियल ही नहीं है तो इंडस्ट्री चलेगी कैसे? जब पार्टीशन हुआ तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम? स्कैरसिटी ऑफ द कॉटन ग्रोइंग एरियाज। कॉटन ग्रोइंग एरियाज जो थे क्या नहीं मिले, तो उसकी वजह से कॉटन हमें क्या करना पड़ा, इंपोर्ट। कहाँ से? इजिप्ट से, सूडान से, ठीक है, युगांडा से। और अभी आज की डेट में अगर हम देखें तो ब्राज़ील है, इजिप्ट है, पाकिस्तान है, विच आर द मेजर सप्लायर्स फॉर द कॉटन। लेकिन आप सोचिए एक ऐसी चीज़ जो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा हो सकती थी, इट कुड हैव बीन, बट उसको हमें क्या करना पड़ रहा है, इंपोर्ट करना पड़ रहा है ना, ड्रॉबैक, राइट। तो स्कैरसिटी ऑफ द कॉटन ग्रोइंग एरिया। देन प्रोडक्टिविटी हमारे जो कंट्री की है कॉटन की बहुत कम है। जहाँ पे अगर आप देखेंगे यूएस और जापान 60 लूम्स बनाते हैं, वहीं इंडिया में क्या बनते हैं 2 से 3 लूम। प्रोडक्टिविटी आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, ऑन अ
टाइम फ्रेम बेसिस, इन अ गिवन सेट ऑफ टाइम फ्रेम, जहाँ पे 2 से 3 लूम बनते हैं इंडिया में, वहाँ 30 इन द जापान एंड 60 इन द यूएस। जापानीज़ को देखा कितना हार्ड वर्किंग है जापानीज, बिल्कुल विद इन अ डिकेड दे डेवलप देमसेल्फ लाइक एनीथिंग, ठीक है। एनी टेक्नोलॉजी यू नेम, इधर इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन द जापान और इन द इजराइल, ठीक है। बाकी लोग तो क्या करते हैं, बाकी तो इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स एंड बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिक्स दे गेट द नेम एंड फेम एंड देन डेवलप इट, बट द मेजर डेवलपर ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड आर दीज 2 कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद यूएस भी है, ठीक है। यूएस के जो टेक्नोपॉलिस हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट होते हैं, राइट। उसके बाद ये बात हुई सबसे पहले स्कैर्सिटी, देन लेबर प्रोडक्टिविटी। मिल्स का क्या है हमारे कंट्री में, अगर आप कॉटन मिल्स देखेंगे जा करके तो आप देखिए कॉटन मिल्स में आज भी ना कंप्लीटली मैकेनाइज्ड नहीं है, इट इज़ पार्शियली मैकेनाइज्ड, ठीक है। कुछ कॉटन जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन पहले कल्टीवेट करते हैं, ठीक है, देन वी डू द प्रोसेसिंग ऑफ द कॉटन, ठीक है। प्रोसेसिंग करने के बाद उसका जो कॉटन का यान है उसमें से क्या निकालते हैं हम लोग, थ्रेड्स, और उसके बाद क्या होगा, उसकी प्रोसेसिंग के बाद देन वी हैव अ स्पिनिंग, देन स्पिनिंग या वीविंग, बुनना जिसे बुनाई कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिनिशिंग, पॉलिशिंग। उसके बाद कॉटन कहाँ आता है मार्केट में, आपकी जो शर्ट्स हैं इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों होती हैं, खींचने फटती नहीं, क्या कॉटन यान ऐसा है जो प्योर कॉटन है, कपास जिसे बोलते हैं, जो सिंपल आप लोग जिसे व्हेन यू लाइट दिया यूज अ कॉटन, दैट इज अ प्योर कॉटन, ठीक है। दैट इज वेरी वीक, हाउ डज इट बिकम स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ऑफ द प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो फिनिश्ड अच्छे हैं मैकेनाइज्ड, कुछ पार्ट्स कैसे हैं नॉन मैकेनाइज्ड, तो अभी भी टेक्नोलॉजी का डर्थ है वहाँ पे, राइट। और फॉरेन के जो कॉटन है वो सस्ता है। अब आप एक बात सोचिए कि आप जब शर्ट खरीदने जाते हैं, इंपोर्टेड शर्ट आपको किसी अच्छी ब्रांड की, यू आर गेटिंग इन 1000 रुपीज़, वेयर एज इंडियन मेड शर्ट इन खादी इंडिया, you know all Khadi India, if you go to the showroom you will find the your all the shirts and uppers very costly because they are in Indian, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे ही अब जब ट्राइब्स इंडिया बन रहा है, ट्राइब्स इंडिया में आप हनी लेने जाएंगे तो हनी इज कॉस्टिंग मोर देन द डाबर। वी डोंट अंडरस्टैंड देयर द फीलिंग ऑफ दोज ट्राइबल्स, बिकॉज दैट पीपल हु आर प्रोक्यूरिंग दैट वो प्रोसेस करके प्योर दे रहे हैं आपको, वेयर एज सम इंडस्ट्रीज आर प्रोसेसिंग इट एंड गिविंग इट टू यू, राइट। तो दे हैव अ डिफरेंस, दे हैव इकोनॉमी ऑफ स्केल लाइक चाइना, बट दोज डोंट हैव द इकोनॉमी ऑफ स्केल, देयर क्वालिटी इज वेरी गुड, देयर प्रोसेसिंग इज वेरी मीगर, सो इकोनॉमिक स्केल वहाँ पे नहीं आती, ठीक है। तो कंपटीशन है फॉरेन प्लेयर से, कौन है, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, इनका क्वालिटी बहुत अच्छा है, ठीक है। इनका टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है सप्लाई का, क्वालिटी, टाइम फ्रेम, और साथ साथ इनका डिलीवरी बहुत अच्छा है और सस्ता बहुत है, तो क्यों ना इनसे लें। फिर मैंने बोला था कि जब कोई हम मेक इन इंडिया प्रमोट कर रहे हैं, इंडिया में कॉटन सब टेक्सटाइल के लिए आप देखिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, क्या सारी इंडियन हैं, बाहर की भी हैं, वो बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स भी हैं, अगर वो डेवलप कर रही हैं। अगर जॉनसन एंड जॉनसन इंडिया में डिटॉल बनाता है, ठीक है, और नॉट डिटॉल, सेवलॉन, राइट, डिटॉल तो रैकेट बेनकाइजर का है, जॉनसन एंड जॉनसन अगर सेवलॉन बनाता है इंडिया में, बेबी प्रोडक्ट्स बनाता है, तो क्या ज़रूरी है कि वो इंडिया से ही इंडिया के ही प्रोडक्ट खरीदे? क्या पता वो जो रॉ मटेरियल है जिससे पाउडर बन रहा है, जो बेसिक लाइमस्टोन है, क्या पता वो इंपोर्ट कर रहा हो, ठीक है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ आती है 30% इंडियन प्रोडक्ट, वो एक अलग चीज़ है, राइट। तो हमारे इंडिया में क्या है, स्पिनिंग तो अच्छी है, स्पिनिंग वगैरह हम ठीक है, लेकिन वीविंग में हम लोग वीक है, ठीक। तो दिस इज द प्रॉब्लम इन दी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ द इंडिया। एंड द लास्ट वन इज क्लाइमेट। देखिए क्लाइमेट क्यों प्रॉब्लम है, देखिए कॉटन खरीफ क्रॉप में आता है, 62% रेनफेड एरियाज, और हमारा जो मानसून है वो क्या है, इंडियन मानसून इज erratic behavior. Plus we have a southwest monsoon which has 2 branches, one is Arabian Sea, another is Bay of Bengal branch, ठीक है। लेकिन क्या उसमें डिले हो रहा है, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज द मानसून इज गेटिंग डिले, एंड डिले प्लस मानसून टाइप्स आर चेंजिंग। कैसे, earlier monsoon was spread in 1.5 months, right, or 2 months. Now monsoon is getting concentrated in 25 days, 27 days. Earlier those areas which never received rainfall, they are receiving higher rainfall, and because of these changes we are getting depression development in the Arabian Sea. साइक्लोन क्यार, साइक्लोन माहा, वी सॉ, याद है ना, ये याद रखने पड़ेंगे हमको। साइक्लोन्स के नाम भी सबके मेंस में क्वेश्चन देकर आप देखेंगे तो इस बार ही क्वेश्चन ऐसा आया है कि इस बार बहुत सारे वॉल्केनोज हुए हैं, ज़रा बताइए वॉल्केनो से क्या इफेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट पे। ये क्वेश्चन आया था 21 में, ठीक है। हम लोग कभी भी, हम क्या प्री के हिसाब से वॉल्केनो याद रखते हैं, लोकेशन कहाँ पे है, सबांग में, इंडोनेशिया, करक्तऊ, राइट, माउंट एटना, सिसिली, ये सब याद रख लिया हमने, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंट के जो इस साल में आए हैं वो हम लोग जनरली इग्नोर मार देते हैं ऐसे ही। यस, साइक्लोन हमें वी हैव टू रिमेंबर, एवरीथिंग वी हैव टू रिमेंबर, वॉट एवर इज इन कमिंग इन करंट अफेयर। यूपीएससी के क्वेश्चन से ही हमको सीखना है। क्लास का लेवल मुझे लो लग रहा है आज, वाई? मैंने बोला ना इंटरेक्टिव होना चाहिए और एनर्जी लेवल शुड भी हाई। कितने लोग आज आए हैं क्लास में पहली बार, फर्स्ट डे? कैन यू रेज योर हैंड्स? 1 2 3 4 5 पीपल है ना। तो भाई येस्टरडे वी हैड अ डील कि क्लास विल बी इंटरेक्टिव, ठीक है। आई विल बी आस्किंग यू, यू हैव टू गिव दी आंसर्स, ओके। तो यू हैव टू पार्टिसिपेट, जो भी दिमाग में आ रहा है, वॉट एवर यू हैव हर्ड, रेड,
ठीक है, स्टडीड, एनालाइज्ड, थॉट ओवर, यू हैव टू स्पीक इन द क्लास, ठीक, तभी हम लोग उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना पाएंगे, राइट। क्योंकि ये टॉपिक बहुत बहुत बोरिंग टॉपिक्स हैं, इंडस्ट्रीज, एनर्जी, ये सब चीज़ें, ठीक है, इनको थोड़ा सा मेंस के हिसाब से यू हैव टू ओपन अप योर माइंड, ठीक है, क्योंकि जनरली प्री पे हमारा फोकस रहता है, मोस्ट फोकस ऑन द प्री, ये चीज़ें थोड़ी सी लगती हैं वाइड डोमेन है, बट ये रियली बिलीव मी, इफ़ यू विन दिस देन ओनली यू कैन विन द यूपीएससी, अदरवाइज देयर इज़ नो पॉइंट। प्रीलिम्स तो एक जस्ट एक हर्डल है, वो आपको रोक सकता है आईएएस या आईआरएस ऑफिसर बनने से, बट इट विल नेवर मेक यू एन ऑफिसर, ठीक है। मेंस इज द ओनली एग्जाम वेयर योर ट्रू नॉलेज इज बीइंग जज्ड, राइट, तो वो आपको अपना अच्छा करना है, ठीक है। तो कुछ इशूज़ एंड चैलेंजेस के बारे में हमने डिस्कस किया, अब बात करते हैं यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर आप कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो कहाँ कहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अगर इंडिया में बात करें पहले, सबसे पहले इंडियन रीजन में, तो हमने डिस्कस किया सबसे पहले इनिशियली कहाँ पे थी, वेस्टर्न रीजन में, ठीक है। तो वेस्टर्न रीजन में जो गुजरात वाला रीजन है, यहाँ पे इनिशियली वडोदरा, सूरत, राजकोट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। देन उसके बाद महाराष्ट्र के रीजन में जलगांव, नागपुर, नागपुर में मिल सेट किया था, राइट। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में हाथरस, मोदीनगर, कानपुर, कोलकाता वाले रीजन में हुगली, सीरमपुर। अगर इस रीजन में आके देखें थोड़ा सा, ये जो आंध्रा तेलंगाना वाला पार्ट है, दिस रीजन, दिस एरिया, तो हैदराबाद, सिकंदराबाद, एंड इफ यू सी दिस तमिलनाडु रीजन, इस रीजन की बात करें तो तमिलनाडु रीजन में कोयम्बटूर, देन सेलम, देन तिरुनेलवेली, ठीक। तो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे कॉटन इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, और इनिशियली वेस्ट में था, फिर परकोलेट होता गया नॉर्थ में और ईस्ट में भी, और फाइनली आकर के साउथ में इंडस्ट्रीज शिफ्ट होती हैं, राइट। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की अगर आप स्प्रेड देखें तो इसमें साउथ इंडिया में, क्योंकि तमिलनाडु रीजन है, दिस इज़ द आंध्र, दिस इज़ तमिलनाडु रीजन, ठीक। कुछ एरियाज कर्नाटका के भी थे, फॉर एग्जाम्पल हबल्ली, बेलगावी, मैसूर, बैंगलोर। तो यहाँ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने परकोलेट किया। आप देख सकते हैं इनिशियल, अगर आपको कभी दिखाना हो आंसर्स में कि कैसे हाउ वाज द स्पेशल शिफ्ट टुक प्लेस, तो कैसे दिखाएंगे, इनिशियली यहाँ, ठीक है, यहाँ से परकोलेट होता है कहाँ पे, इट गेट्स परकोलेटेड फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन टू दिस रीजन, ठीक है। उसके रीजन भी हम देख सकते हैं, व्हाई द शिफ्ट हैपेंड, विल सी कि शिफ्ट क्यों हुआ आगे चल के, इस ज़रा नोट कर लीजिए। Are we done? Cotton factory, yes, definitely Europeans has a hand, ठीक है, you can elaborate in that way in a time frame, ठीक है, contribution of the Europeans, ठीक है। Similarly, jute also, jute has an advantage, historical advantage. Britishers established jute in the eastern region only, ठीक है, and Britishers had a demand of jute because industrial revolution, packaging was required, ठीक है, and other things were required.
ओके, तो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें। चलिए ज़रा वर्ल्ड मैप बना दीजिए फटाफट से अपने अपने नोटबुक्स में। You can draw a rough map. Try to draw the outline like this. इसको ऐसे करके outline of this. Similarly, this outline just like this. Simple, you can make it like a cone. इसको simple ऐसे outline draw करके like this. This you can show as an India. This region, this. Just try to make an outline like this. ठीक है, आपको अगर जल्दी बनाना है, then these regions you can show. This area, try to show Australia like this. Simple. ठीक है, this is the fastest way of drawing the map. Within 30 seconds. बना लिया सभी ने? एक रफ स्केच हो गया। तो देखिए कहाँ पे है। अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स में, इस रीजन में मिलेगा आपको, दिस इज द कनाडा, दिस इज द कैनेडियन रीजन, एंड ये जो अपलाचिन है यहाँ पे यूएसए में, और मैक्सिको, दिस इज द मैक्सिकन रीजन। ठीक है, तो ये कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज है। इधर देखें अगर साउथ अमेरिका में, तो साउथ अमेरिका में ब्राज़ील इज़ द एरिया, एंड देन अर्जेंटीना। यू डोंट नीड टू राइट द एग्जैक्ट नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर द कॉटन प्रोड्यूस, बिकॉज इंडस्ट्रियल सेंटर ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राज़ील एंड देन अर्जेंटीना। और अगर साउथ अफ्रीका में देखें तो इस रीजन में दिस इज साउथ अफ्रीका एंड देन इजिप्ट। इजिप्ट से तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर इंपोर्टिंग ऑल्सो फ्रॉम द इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट रीजन भी है। देन उसके बाद अगर मिडल ईस्ट की तरफ आते हैं तो ईरान में कॉटन प्रोडक्शन हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में हमने रीज़न डिस्कस किया, वाई इन द पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ द पार्टीशन। ठीक है, लॉट ऑफ कॉटन एरियाज वेंट इन द पाकिस्तान। और ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी रीजन, एंड सिमिलरली इस एरिया में ये वाले एरियाज हैं, दीज एरियाज इन द चाइना। डेफिनेटली इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, इंडिया ऑल्सो, and this parts of the China, and here Japan, this region of the Russia। ठीक है, और अगर यहाँ बात करें तो स्पेन में नहीं है, फ्रांस, देन जर्मनी, यूके, दीज एरियाज। अगर आप एनसीईआरटी देखते हैं तो वहाँ पे डॉट्स बने होंगे कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया ब्लैक कलर के, इन अ ब्लू मैप देयर आर डॉट्स, बट बेटर है आप उसको क्या करें, लेबल करते हैं। ठीक, और उसके बाद सम एरियाज ऑफ यूक्रेन ऑल्सो। ठीक, तो यस दैट्स इट। या रशिया में ये जो ये वाला रीजन है, दिस इज द रीजन, दिस रीजन एज वेल एज दीज टू रीजन्स। ये जो दो एरियाज हैं यहाँ पे बनता है। सॉरी, क्या है क्लाइमेट? या क्लाइमेट सूटेबल देयर। रशिया में भी कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि रशिया में कॉटन इंडस्ट्रीज़ नहीं है। ठीक है, रशिया में कोल्ड कंट्री है डेफिनेटली, बट ऐसा नहीं है ना नियर द आर्कटिक ओनली यू आर मेकिंग। ठीक है, रशियन के जो लोअर रीजन्स हैं वहाँ पे क्लाइमेट इज़ देयर। ठीक है, यू हैव टू बी, क्लाइमेट शुड बी फ्रॉस्ट फ्री। ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है, तो देखिए कुछ जो हमने डिस्कस किया था, कुस्बे कुजनेक रीजन है। ठीक है, वो जो एरियाज़ है वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं कॉटन की, ऐसा नहीं है कॉटन डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हो रहा है। हाँ, मॉस्को में है। कहाँ पे? हाँ, मॉस्को ठीक है, पीटर्सबर्ग कहीं यहाँ पे है। ठीक है, हाँ, यस, ठीक है, आप कर रहे हो, ठीक है, ड्रॉ कर सकते हैं, नो इश्यूज़। ठीक, अब एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि डिसेंट्रलाइज नेचर क्यों है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। ठीक है, कि वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज हैविंग अ डिसेंट्रलाइज नेचर ऑफ द
रिसेंट एरा, अगर रिसेंट एरा की बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्यों है सेंट्रलाइज का कारण पता है सभी को कि सेंट्रलाइज क्यों बनी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री? बिकॉज ऑफ द सो मेनी फैक्टर्स। डिसेंट्रलाइजेशन का रीज़न क्या है, क्यों परकोलेट हुआ? इंडिया की बात कर रहे थे अभी, जस्ट फॉर द इंडिया ओनली, कि इंडिया में ही खाली परकोलेशन क्यों हो रहा है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का? क्या कारण बता सकते हैं? वॉट विल बी द फर्स्ट पॉइंट? यू हैव टू सी वेयर इट वॉज एंड हाउ इट परकोलेटेड डाउन, या हाउ इट परकोलेटेड इन द ईस्ट। ठीक है, उसको टेक्नोलॉजी इज़ अ गुड रीज़न। ठीक है, टेक्नोलॉजी परकोलेशन इज़ वन थिंग। इरेटिक रेनफॉल को हम, क्योंकि इरेटिक रेनफॉल तो वेस्ट में भी है तो ईस्ट में भी है, ठीक है, दैट विल नॉट बी अ परफेक्ट रीज़न फॉर द चेंजिंग। हम बोल सकते हैं इनिशियली व्हेन द कॉटन वाज डेवलप्ड दैट वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन द वेस्टर्न रीजन, ठीक है, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ रीजन्स जो भी हैं हमारे पास, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल हो गया। बट इफ़ वी टॉक अबाउट एग्जैक्ट फैक्टर्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट वॉज द रेलवेज। जब रेलवेज डेवलप होता है तो मूवमेंट होती है, लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट हुए तो कौन कौन से रीजन्स डेवलप होते हैं? रीजन्स फॉर एग्जाम्पल सोलापुर, कानपुर, नागपुर, ये रीजन्स डेवलप होते हैं। जयपुर, दीज आर द कॉटन सेंटर्स विच गॉट डेवलप, राइट, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, राइट। ये सेंटर्स डेवलप हुए और जब वहाँ पे ग्रो करने लगा तो उन सेंटर्स में प्रोडक्शन एक्सेस बना, तो उन सेंटर्स ने बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द रेलवेज आगे थ्रो करना स्टार्ट किया, रोडवेज की वजह से, रेलवेज की वजह से, लॉजिस्टिक्स की वजह से फर्स्ट। उसके बाद फाइनली जब स्लोली कॉटन इंडस्ट्री बढ़ती चली गई तो क्या हुआ? साउथवर्ड मूवमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द साउथ में क्या था? कैपिटल वॉज अवेलेबल, डेडिकेटेड एंड सिंसियर लेबर वॉज अवेलेबल, मार्केट वॉज देयर एंटायर साउथ इंडिया। वाई एट साउथ इंडिया इज अ गुड मार्केट फॉर कॉटन प्रोडक्शन? Because of climate. South India is in the tropical region, so the climate is very hot. So cotton was the best product for them. So climate was suitable for the South India. ठीक है, market was available and port was there or not? भाई पोर्ट था ना भाई, चेन्नई एनोर पोर्ट आर देयर, तो पोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट, पोर्ट वाज आल्सो अवेलेबल। फॉर द बिग क्वेश्चन वाज पावर, वेदर पावर वाज देयर और नॉट। यस, हाइड्रो पावर वाज गॉट डेवलप, तो हाइड्रो पावर का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, पाइकारा लेक की वजह से। उसके बाद देन नेक्स्ट पॉइंट कम्स वेदर द गवर्नमेंट वाज फेवरेबल और यस प्रो गवर्नमेंट पॉलिसीज। बिकॉज ऑफ दैट ओनली तमिलनाडु गॉट प्रॉस्पर्ड इन द कॉटन प्रोडक्शन, कर्नाटका गॉट प्रॉस्पर्ड इन द कॉटन प्रोडक्शन, ठीक है। तो इन सभी फैक्टर्स के बाद फाइनली जो नेशनल गवर्नमेंट भी था उसने भी क्या किया? स्कीम्स डालने शुरू किए। फॉर एग्जांपल आज प्रेजेंट वर्ल्ड में, प्रेजेंट डे में कौन सी स्कीम है जो कॉटन प्रमोट करती है? पेलाई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम इज प्रमोटिंग द इन्वेस्टमेंट फॉर द कॉटन सेक्टर, ठीक है। समर्स स्कीम, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन सेक्टर। और अगर हम बात करें तो उसके बाद अ फंड फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ठीक है, एफटेस स्कीम, ये सारी स्कीम है। तो ऑल दी स्कीम्स लेड टू द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ने क्या किया? डेवलपमेंट करना किसे स्टार्ट किया? कॉटन सेक्टर का। तो द रीजंस फॉर द परकोलेशन, फॉर द आप बोल सकते हैं चेंज इन द लोकेशन, या फिर फॉर द डिसेंट्रलाइज नेचर ऑफ द कॉटन इंडस्ट्रीज आर नंबर वन दैट रिक्वायरमेंट, जनरेशन ऑफ द डिमांड इन द पैन इंडिया लेवल, फर्स्ट आंसर। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ द रेलवेज, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन विच लेड टू द सप्लाई ऑफ कॉटन इन द नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, नंबर टू। नंबर थ्री, the favorable policy and suitable climate in the South Indian region, यहाँ से लिख सकते हैं South Indian southward movement, reason are so and so. Then technology upgradation by the Philip provided by the government. Government ने क्या क्या किया? Schemes दी, PLI scheme was there, summer scheme was there, ठीक है। National Technical Textile Mission was run by the government of India. क्या है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन? जो भी अलग अलग टाइप के टेक्सटाइल्स है, जियो टेक्सटाइल्स आर देयर, डिफेंस टेक्सटाइल्स आर देयर, टेक्निकल टेक्सटाइल्स आर देयर, तो जो अलग अलग एप्लीकेशंस में हैं वहाँ पे भी कॉटन का इस्तेमाल है। पैराशूट्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो रोप्स हैं, रोप्स मिक्स होके बन रही हैं कॉटन, जूट और सिंथेटिक्स से, ठीक है। उसके बाद डिफेंस सेक्टर में जो टेंट्स के लिए रोप्स लगती हैं वो हो गया। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में, सर्वे सेक्टर में जो सर्वेइंग करते हैं उनके लिए कॉटन का इस्तेमाल होता है, या फिर जो ड्रेसिंग सेक्टर है उनके लिए। तो ये सभी अलग अलग जगहों पर कॉटन की डिमांड बढ़ी और कॉटन सेक्टर का डिसेंट्रलाइज नेचर बना। तो अगर आप